दोस्तों, आज ज्ञान स्टोरी में आपका स्वागत है। आज सुनिए मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी आहुति। आनंद ने गद्देदार कुर्सी पर बैठकर सिगार जलाते हुए कहा, आज विशंभर ने कैसी हिमाकत की। इम्तिहान करीब है और आप आज वॉलंटियर बन बैठे। कहीं पकड़े गए तो इम्तिहान से हाथ धोएंगे। मेरा तो ख्याल है कि कहीं वजीफ़ा भी बंद न हो जाए। सामने दूसरे बेंच पर बैठी रूपमणि एक अखबार पढ़ रही थी। उसकी आंखें अखबार की तरफ थी पर कान आनंद की तरफ लगे हुए थे। बोली, यह तो बुरा हुआ, तुमने समझाया नहीं। आनंद ने मुंह बनाकर कहा, जब कोई अपने को दूसरा गांधी समझने लगे तो उसे समझना मुश्किल हो जाता है। वह उल्टे मुझे समझाने लगता है। रूपमणि ने अखबार को समेटकर बालों को संभालते हुए कहा, तुमने मुझे भी नहीं बताया, शायद मैं उसे रोक सकती थी। आनंद ने कुछ चिढ़कर कहा, तो अभी क्या हुआ है? आनंद ने कुछ चिढ़कर कहा, तो अभी क्या हुआ है? अभी तो शायद कांग्रेस ऑफिस में हो, जाकर रोक लो। आनंद और विशंभर दोनों ही यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी थे। आनंद के हिस्से में लक्ष्मी भी पड़ी थी, सरस्वती भी। विशंभर फूटी तकदीर लेकर आया था। प्रोफेसरों ने दया करके एक छोटा सा वजीफ़ा दे दिया था, बस यही उसकी जीविका थी। रूपमणि भी साल भर पहले उन्हीं के समक्ष थी, पर इस साल उसने कॉलेज छोड़ दिया था। स्वास्थ्य कुछ बिगड़ गया था। दोनों युवक कभी कभी उससे मिलने आते रहते थे। आनंद आता था उसका हृदय लेने के लिए, विशंभर आता था बस यूं ही। जी पढ़ने में न लगता या घबराता तो वह उसके पास आकर बैठ जाता था। शायद उससे अपनी विपत्ति कथा कहकर उसका चित्त कुछ शांत हो जाता था। आनंद के सामने कुछ बोलने की उसकी हिम्मत भी न पड़ती थी। आनंद के पास उसके लिए सहानुभूति का एक शब्द भी न था। वह उसे फटकारता था, जलील करता था और बेवकूफ़ बनाता था। विशंभर भी उससे बहस करने की सामर्थ्य में न था। सूर्य के सामने दीपक की हस्ती ही क्या होती है। आनंद का उस पर मानसिक आधिपत्य था। जीवन में पहली बार उसने उस आधिपत्य को अस्वीकार किया था और उसी की शिकायत लेकर आनंद रूपमणि के पास आया था। महीनों विशंभर ने आनंद के तर्क पर अपने भीतर के आग्रह को ढाला, पर तर्क से परास्त होकर भी उसका हृदय विद्रोह करता रहा। बेशक उसका यह साल खराब हो जाएगा, संभव है छात्र जीवन का अंत ही हो जाए, फिर इस 14-15 वर्षों की मेहनत पर पानी फिर जाएगा। न खुदा मिलेगा, न मिसाले सनम की विशाल ही नसीब होगा। आग में कूदने से क्या फ़ायदा? यूनिवर्सिटी में रहकर भी तो बहुत कुछ देश का काम किया जा सकता है। आनंद महीने में कुछ न कुछ चंदा जमा करा देता है, दूसरे छात्रों से स्वदेशी की प्रतिज्ञा करा ही लेता है। विशंभर को भी आनंद ने यही सलाह दी। इस तर्क ने उसकी बुद्धि को जीत लिया, पर उसके मन को न जीत सका। आज जब आनंद कॉलेज गया तो विशंभर ने स्वराज्य भवन की राह ली। आनंद कॉलेज से लौटा तो उसे अपनी मेज पर विशंभर का पत्र मिला। उस पत्र में उसने लिखा, प्रिय आनंद, मैं जानता हूँ कि मैं जो कुछ करने जा रहा हूँ वह मेरे लिए हितकर नहीं, पर न जाने कौन सी शक्ति है जो मुझे खींचे लिए जा रही है। मैं जाना नहीं चाहता पर जाता हूँ, उसी तरह जैसे आदमी मरना नहीं चाहता पर मरता है, रोना नहीं चाहता पर रोता है। जब सभी लोग जिन पर हमारी भक्ति है ओखली में अपना सिर डाल चुके थे, तो मेरे लिए भी अब कोई दूसरा मार्ग नहीं। मैं अब अपनी आत्मा को धोखा नहीं दे सकता। यह इज्जत का सवाल है और इज्जत किसी तरह का कोई समझौता नहीं कर सकती। तुम्हारा विशंभर। यह खत पढ़कर आनंद के जी में आया कि विशंभर को समझा कर लौटा लाए, पर उसकी हिमाकत पर उसे गुस्सा भी खूब आया और उसी तहस में वह रूपमणि के पास जा पहुंचा। अगर रूपमणि उसकी खुशामद करके कहती तो जाकर उसे लौटा लाओ तो वह शायद चला जाता, पर उसका यह कहना कि मैं उसे रोक लेती उसके लिए असहाय हो गया। उसके जवाब में रोष था, रुखाई थी और शायद कुछ हसद भी था। रूपमणि ने गर्व से उसकी ओर देखा और बोली, अच्छी बात है, मैं जाती हूँ। एक क्षण के बाद उसने डरते डरते पूछा,
तुम क्यों नहीं चलते? फिर वही गलती। अगर रूपमणि उसकी खुशामद करके कहती तो आनंद जरूर उसके साथ चला जाता, पर उसके प्रश्न में पहले ही यह भाव छिपा था कि आनंद जाना नहीं चाहता। अभिमानी आनंद इस तरह नहीं जा सकता। उसने उदासीन भाव से कहा, मेरा जाना व्यर्थ है, तुम्हारी बातों का ज़्यादा असर होगा। मेरी मेज पर यह खत छोड़ गया था। जब वह आत्मा और कर्तव्य और आदर्श की बड़ी बड़ी बातें सोच रहा है और अपने को भी कोई ऊंचे दर्जे का आदमी समझ रहा है, तो मेरा उस पर कोई असर न होगा। उसने जेब से पत्र निकालकर रूपमणि के सामने रख दिया। इन शब्दों में जो संकेत और व्यंग था, उसने एक क्षण तक रूपमणि को उसकी तरफ देखने न दिया। आनंद के इस निर्दय प्रहार ने उसे आहत सा कर दिया था, पर एक ही क्षण में विद्रोह की एक चिंगारी सी उसके अंदर जा घुसी। उसने स्वच्छंद भाव से पत्र को लेकर पढ़ा सिर्फ आनंद के प्रहार का जवाब देने के लिए, पर पढ़ते पढ़ते उसका चेहरा तेज से कठोर हो गया, गर्दन तन गई, आंखों में उत्सर्ग की लाली आ गई। उसने मेज पर पत्र रखकर कहा, नहीं, अब मेरा जाना भी व्यर्थ है। आनंद ने अपने विजय पर फूल कर कहा, मैंने तो तुमसे पहले ही कह दिया। इस वक्त उसके सिर पर भूत सवार है, उस पर किसी के भी समझाने का कोई भी असर न होगा। जब साल भर जेल में चक्की पीस लेंगे और वहाँ तपेदिक लेकर निकलेंगे या पुलिस के डंडों से सिर और हाथ पांव तुड़वा लेंगे, तो उसकी बुद्धि ठिकाने आ जाएगी। अभी तो जय जयकार और तालियों के स्वप्न देख रहे होंगे। रूपमणि सामने आकाश की ओर देख रही थी। नीले आकाश में एक छाया चित्र सा नजर आ रहा था। दुर्बल, सूखा हुआ नग्न शरीर, घुटनों तक धोती, चिकना सिर, पोपला मुंह, तप, त्याग और सत्य की सजीव मूर्ति। आनंद ने कहा, अगर मुझे मालूम हो कि मेरे रक्त से देश का उद्धार हो जाएगा, तो मैं आज ही उसे देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मेरे जैसे 150 आदमी निकल ही आए तो क्या होगा? प्राण देने के सिवा और कोई प्रत्यक्ष फल नहीं दिखता। रूपमणि भी उसी छाया चित्र में खोई हुई थी। वह छाया मुस्कुरा रही थी, सरल मनोहर मुस्कान जिसने विश्व को जीत लिया है। आनंद फिर बोला, जिन महाशयों की परीक्षा का भूत सताया करता है, उन्हें देश का उद्धार करने की सूझती है। पूछिए, आप अपना उद्धार क्यों नहीं कर सकते? देश का उद्धार कीजिएगा। इधर फेल होने से उधर डंडे फिर हल्के। रूपमणि की आंखें आकाश की ओर थी। छाया चित्र कठोर हो गया था। आनंद ने जैसे चौंक कर कहा, हाँ, आज बड़ी मज़ेदार फिल्म है, चलती हो? पहले शो में लौट आएंगे। रूपमणि ने जैसे आकाश से नीचे उतर कर कहा, नहीं, मेरा जी नहीं चाहता। आनंद ने धीरे से उसका हाथ पकड़कर कहा, तबीयत तो अच्छी है। रूपमणि ने हाथ छुड़ाने की चेष्टा न की, बोली, हाँ, तबीयत में क्या हुआ है? तो चलती क्यों नहीं? आज मेरा जी नहीं चाहता। तो फिर मैं भी न जाऊंगा। बहुत ही उत्तम है। टिकट के 2 रुपए कांग्रेस को दे दो। यह टेढ़ी शर्त है, लेकिन मुझे मंजूर है। कल रसीद मुझे दिखा देना। तुम्हें मुझ पर इतना विश्वास नहीं? आनंद हॉस्टल चला गया। जरा देर बाद रूपमणि स्वराज भवन की ओर चली। रूपमणि स्वराज भवन पहुंची तो स्वयंसेवकों का एक दल विलायती कपड़ों के गोदाम को पिकेट करने जा रहा था। विशंभर दल में न था। दूसरा दल शराब की दुकानों पर जाने को तैयार खड़ा था। विशंभर इसमें भी न था। रूपमणि ने मंत्री के पास आकर कहा, आप बता सकते हैं विशंभर नाथ कहाँ हैं? मंत्री जी ने पूछा, जो आज भर्ती हुए हैं? जी हाँ, वही। बड़ा दिलेर आदमी है। देहातों को तैयार करने का काम लिया है उसने। स्टेशन पहुंच गया होगा। 7 बजे की गाड़ी से वह जा रहा है, तो अभी स्टेशन पर ही होंगे। मंत्री ने घड़ी पर नज़र डालकर जवाब दिया, हाँ, अभी तो शायद स्टेशन पर ही वह आपको मिल जाए। रूपमणि ने बाहर निकलकर साइकिल तेज की। स्टेशन पर पहुंची तो देखा विशंभर प्लेटफॉर्म पर खड़ा है। रूपमणि को देखते ही लपक कर वह उसके पास आया और बोला, तुम यहाँ कैसे आई? आज आनंद से तुम्हारी मुलाकात हुई थी? रूपमणि ने उसे सिर से पांव तक देखकर कहा, यह तुमने क्या सूरत बना रखी है? क्या पांव में जूता पहनना भी एक देशद्रोह है?
विशंभर ने डरते डरते पूछा, आनंद बाबू ने तुमसे कुछ नहीं कहा? रूपमणि ने स्वर को कठोर बनाकर कहा, जी हाँ, कहा है। तुम्हें यह क्या सूझी? 2 साल से कम के लिए न जाओगे? विशंभर का मुंह गिर गया। बोला, जब यह जानती हो तो क्या तुम्हारे पास मेरी हिम्मत बांधने के लिए 2 शब्द नहीं है? रूपमणि का हृदय मसोस उठा, मगर बाहरी उपेक्षा को वह त्याग न सकी। बोली, तुम मुझे दुश्मन समझते हो या दोस्त? विशंभर ने आंखों में आंसू भरकर कहा, तुम ऐसा प्रश्न क्यों करती हो रूपमणि? इसका जवाब मेरे मुंह से न सुनकर भी क्या तुमने समझ नहीं सकती? रूपमणि, तो मैं कहती हूँ तुम मत जाओ। विशंभर, यह दोस्त की सलाह नहीं है रूपमणि। मुझे विश्वास है तुम हृदय से यह नहीं कह रही हो। मेरे प्राणों का क्या मूल्य है, जरा यह सोचो। एमए होकर भी 100 रुपये की नौकरी, बहुत बढ़ा तो 300-400 तक जाऊंगा। इसके बदले यहाँ क्या मिलेगा? तुम जानती हो, संपूर्ण देश का स्वराज्य, इतने महान हेतु के लिए मर जाना भी उस जिंदगी से कहीं बेहतर है। अब जाओ, गाड़ी आ रही है। आनंद बाबू से कहना कि मुझसे नाराज न हो। रूपमणि ने आज तक इस मंदबुद्धि युवक पर कितनी दया की थी। इस समय उसकी श्रद्धा का पात्र बन गया था वह। त्याग में हृदय को खींचने की जो शक्ति है, उसने रूपमणि को इतने वेग से खींचा कि सारी परिस्थितियों का अंतर ही मिट सा गया। विशंभर में जितने दोष थे वे सभी अलंकार बन बन कर चमक उठे थे। उसके हृदय की विशालता में वह किसी पक्षी की भांति उड़ उड़ कर आश्रय खोजने लगी। रूपमणि ने उसकी ओर आतुर नेत्रों से देखकर कहा, मुझे भी अपने साथ लेते चलो। विशंभर पर जैसे घड़ों का नशा चढ़ गया था। तुमको? आनंद बाबू मुझे जिंदा न छोड़ेंगे। मैं आनंद के हाथों बिकी हुई थोड़ी हूँ। आनंद तो तुम्हारे हाथों बिके हुए हैं। रूपमणि ने विद्रोह भरी आंखों से उसकी ओर देखा, पर वह कुछ बोली नहीं। परिस्थितियां उसे इस समय बाधाओं सी मालूम हो रही थी। वह भी विशंभर की भांति स्वच्छंद क्यों न हुई। संपन्न माँ बाप की अकेली लड़की, भोग विलास में पली हुई, इस समय अपने को कैदी समझ रही थी। उसकी आत्मा उन बंधनों को तोड़ डालने के लिए जोर लगाने लगी। गाड़ी आ गई, मुसाफिर चढ़ने उतरने लगे। रूपमणि ने सजल नेत्रों से कहा, तुम मुझे नहीं ले चलोगे? विशंभर ने दृढ़ता से कहा, नहीं। क्यों? मैं इसका जवाब नहीं देना चाहता। क्या तुम समझते हो कि मैं इतनी विलासयुक्त हूँ कि मैं देहात में नहीं रह सकती? विशंभर लज्जित सा हो गया। यह भी एक बड़ा कारण था, पर उसने इनकार किया। नहीं, यह कोई बात नहीं। फिर क्या बात है? क्या यह भय है, पिताजी मुझे त्याग देंगे? अगर यह भय हो तो क्या यह विचार करने योग्य है? मैं उसकी तृण बराबर भी परवाह नहीं करती। विशंभर ने देखा, रूपमणि के चांद से मुख पर एक गर्वमय संकल्प का आभास था। वह उस संकल्प के सामने जैसे कांप उठा। वह बोला, मेरी याचना स्वीकार करो रूपमणि, मैं तुमसे विनती करता हूँ। रूपमणि सोचती रही। विशंभर ने फिर कहा, मेरी खातिर तुम्हें यह विचार छोड़ना पड़ेगा। रूपमणि ने सिर झुकाकर कहा, अगर तुम्हारा यह आदेश है तो मैं मानूंगी। विशंभर, तुम दिल से समझते हो मैं क्षणिक आवेश में आकर इस समय अपने भविष्य को गारद करने जा रही हूँ। मैं तुम्हें दिखा दूंगी, यह मेरा क्षणिक आवेश नहीं, दृढ़ संकल्प है। जाओ, मगर इस मेरी बात का सदा स्मरण रखना कि कानून के पंजे में उसी वक्त आना जब आत्माभिमान या सिद्धांत पर चोट लगती हो। मैं ईश्वर से तुम्हारे लिए प्रार्थना करती रहूंगी। गाड़ी ने फिर सीटी बजा दी। विशंभर अंदर जा बैठा। गाड़ी चली। रूपमणि मानो विश्व की संपत्ति अंचल में लिए खड़ी रही। रूपमणि के पास विशंभर का एक पुराना रद्दी सा फोटो अलमारी के एक कोने में पड़ा हुआ था। आज स्टेशन से आकर उसने उसे निकाला और उसे एक मखमली फ्रेम में लगाकर अपने मेज पर रख दिया। आनंद का फोटो वहां से हटा दिया गया। विशंभर ने छुट्टियों में उसे 2-4 पत्र लिखे थे। रूपमणि ने उन्हें पढ़कर एक किनारे डाल दिए थे। आज उसने उन पत्रों को निकाला और उन्हें दोबारा फिर पढ़ा। उन पत्रों में आज भी कितना रस था। वह बड़ी ही हिफाजत से राइटिंग बॉक्स में बंद कर दिए गए थे।
दूसरे दिन समाचार पत्र आया तो रूपमणि उस पर टूट पड़ी। विशंभर का नाम देखकर वह गर्व से फूल उठी। दिन में एक बार स्वराज भवन जाना उसका नियम हो गया। जलसों में भी वह बराबर शरीक होती रही। बिलास की चीज़ें एक एक करके सब फेंक दी गईं। रेशम की साड़ियों की जगह गाढ़े की साड़ी आईं। चरखा भी आया। वह घंटों बैठी सूत काटती रही। उस सूत कई कई दिनों से बारीक होता जा रहा था। इस सूत से वह विशंभर के लिए कुर्ते बनवाएगी। इन दिनों परीक्षा की तैयारियां हो रही थीं। आनंद को सिर उठाने की फुर्सत न मिलती। दो एक बार वह रूपमणि के पास आया, पर ज़्यादा देर तक बैठा नहीं। शायद रूपमणि की शिथिलता ने उसे ज़्यादा देर बैठने ही नहीं दिया। 1 महीना बीत चुका था। एक दिन शाम को आनंद आया। रूपमणि स्वराज भवन जाने को तैयार हो रही थी। आनंद ने भावें सिकोड़कर कहा, तुमसे तो अब बातें करना भी मुश्किल है। रूपमणि ने कुर्सी पर बैठकर कहा, तुम्हें भी तो किताबों से छुट्टी नहीं मिलती। आज की कुछ ताज़ी खबर नहीं मिली। स्वराज भवन में रोज रोज का हाल मालूम हो जाता है। आनंद ने दार्शनिक उदासीनता के साथ कहा, विशंभर ने तो सुना देहातों में खूब शोरगुल मचा रखा है। जो काम उसके लायक था वह मिल गया। यहाँ उसकी जबान बंद रहती थी। वह देहातियों में खूब गरजता होगा, मगर आदमी दिलेर है। रूपमणि ने उसकी ओर ऐसी आंखों से देखा जो कह रही थी, तुम्हारे लिए यह चर्चा अनधिकार चेष्टा है, और बोली, आदमी में अगर यह गुण है तो फिर उसके सारे अवगुण मिट जाते हैं। तुम्हें कांग्रेस बुलेटिन पढ़ने की क्यों फुर्सत मिलती होगी। विशंभर ने देहातों में ऐसी जागृति फैला दी है कि विलायती का एक सूत भी नहीं बिकने पाता है, और ना नशे की दुकानों पर ही कोई जा पाता है। और मज़ा यह है कि पिकेटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब तो पंचायतें खोल रहे हैं। आनंद ने उपेक्षा भाव से कहा, तो समझ लो अब उनके चलने के दिन भी आ गए हैं। रूपमणि ने जोश से कहा, इतना करके जाना बहुत सस्ता नहीं। कल तो किसानों का एक बहुत बड़ा जलसा होने वाला था। पूरे परगने के लोग जमा हुए होंगे। सुना है आजकल देहातों से कोई मुकदमा नहीं आता। वकीलों की नानी मरी जा रही है। आनंद ने कड़वेपन से कहा, यही तो स्वराज का मज़ा है कि जमींदार, वकील और व्यापारी सब मरें, बस केवल एक मजदूर और किसान ही जिंदा रहें। रूपमणि ने समझ लिया कि आज आनंद तुलकर आया है। उसने भी जैसे आस्तीन चढ़ाते हुए कहा, तो तुम क्या चाहते हो कि जमींदार और वकील व्यापारी गरीबों को चूस चूस कर मोटे होते जाएं, और जिन सामाजिक व्यवस्थाओं में ऐसा महान अन्याय हो रहा है, क्या उनके खिलाफ जबान तक न खोली जाएगी। तुम तो समाजशास्त्र के प्रकांड पंडित हो। क्या किसी अर्थ में यह व्यवस्था आदर्श व्यवस्था कही जा सकती है। सभ्यता के 3 मुख्य सिद्धांतों की ऐसी दशा में किसी न्यूनतम मात्रा में भी व्यवहार हो सकता है। आनंद ने गर्म होकर कहा, शिक्षा और संपत्ति का प्रभुत्व हमेशा रहा है और हमेशा रहेगा। हाँ, उसका रूप भले ही बदल जाए। रूपमणि ने आवेश से कहा, अगर स्वराज आने पर संपत्ति का यही प्रभुत्व रहे और पढ़ा लिखा समाज यूं ही स्वार्थांध बनता रहे और बना रहे, तो मैं कहूँगी ऐसी स्वराज का ना आना ही अच्छा है। अंग्रेजी महाजनों की धनलोलुपता और शिक्षितों का स्वहित ही आज हमें पीछे डाल रहा है। जिन बुराइयों को दूर करने के लिए आज हम प्राणों को हथेली पर लिए हुए घूम रहे हैं, उन्हीं बुराइयों की प्रज्ञा इसलिए सिर चढ़ी जाएगी कि विदेशी नहीं स्वदेशी हैं। कम से कम मेरे लिए तो स्वराज्य का यह अर्थ बिल्कुल भी नहीं कि जान की जगह गोविंद बैठ जाए। मैं समाज की ऐसी व्यवस्था देखना चाहती हूँ जहाँ कम से कम विषमता को आश्रय न मिल सके। आनंद, यह तुम्हारी निज की कल्पना होगी। रूपमणि, तुमने अभी इस आंदोलन का साहित्य पढ़ा ही कहाँ है। आनंद, न पढ़ा है न पढ़ना चाहता हूँ। रूपमणि, इसे राष्ट्र की कोई बड़ी हानि न होगी। आनंद, तुम तो जैसे वह रही ही नहीं, बिल्कुल काया पलट हो गई है तुम्हारी। सहसा डाकिया ने कांग्रेस बुलेटिन लाकर मेज पर रख दिया। रूपमणि ने अधीर होकर उसका हर पन्ना खोला। पहले ही शीर्षक पर नज़र पड़ते ही उसकी आंखों में जैसे नशा सा छा गया।
अज्ञात रूप से गर्दन तन गई और चेहरा एक अलौकिक तेज से दमक उठा। उसने आवेश में खड़ी होकर विशंभर पकड़े गए और 2 साल की सजा हो गई। आनंद ने विरक्त मन से पूछा, किस मामले में सजा हुई है? रूपमणि ने विशंभर की फोटो को अभिमान की आंखों से देखकर कहा, रानीगंज में किसानों की विराट सभा थी, वह वहीं पकड़ा गया है। आनंद ने कहा, मैंने तो पहले ही कहा था 2 साल के लिए जाएंगे अंदर, जिंदगी खराब कर डाली। रूपमणि ने फटकार बतलाई, क्या डिग्री ले लेने से ही आदमी का जीवन सफल हो जाता है? सारा ज्ञान, सारा अनुभव पुस्तकों में ही भरा हुआ है। मैं समझती हूँ संसार और मानवीय चरित्र का जितना अनुभव विशंभर को 2 सालों में हो जाएगा, उतना दर्शन और कानून की पोथियों से तुम्हें 200 वर्षों में भी न होगा। अगर शिक्षा का उद्देश्य चरित्र बल मानो तो राष्ट्र संग्राम में मनोबल के जितने साधन हैं, पेट के संग्राम में कभी हो ही नहीं सकते। तुम यह कह सकते हो कि हमारे लिए पेट की चिंता ही बहुत है, हमसे कुछ हो ही नहीं सकता, हम में कुछ उतना साहस नहीं है, न बल है, न धैर्य, न संगठन, तो मैं मान जाऊंगी। लेकिन जाति हित के लिए प्राण देने वालों को बेवकूफ़ बनाना मुझसे सहा नहीं जाता। विशंभर के इशारे पर आज लाखों आदमी सीना खोलकर खड़े हो जाएंगे। तुम में रूपमणि ने उसकी ओर आंखों से देखा और कहा, जो कह रही थी तुम्हारे लिए चेष्टा अनधिकार है, और बोली, आदमी में अगर यह गुण है तो फिर उसके सारे अवगुण मिट जाते हैं। तुम कांग्रेस बुलेटिन पढ़ने की क्या फुर्सत मिलती होगी? विश्व भर में देहातों में ऐसी जागृति फैला दी है कि विलायती का एक सूत भी नहीं बिकने पाता, न नशे की दुकानों पर कोई जाता है। और मज़ा यह है कि पिकेटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, अब तो पंचायतें खोल रहे हैं। आनंद ने उपेक्षा के भाव से कहा, तो समझ लो अब उनके लिए चलने के दिन आ गए हैं। रूपमणि ने जोश से कहा, इतना करके जाना बहुत सस्ता नहीं है। कल तो किसानों का एक बहुत बड़ा जलसा होने वाला था, पूरे परगने के लोग जमा हुए होंगे। सुना है आजकल देहातों से कोई मुकदमा नहीं आता, वकीलों की नानी मरी जा रही है। आनंद ने कड़वेपन से कहा, यही तो स्वराज का मज़ा है कि जमींदार, वकील, व्यापारी सब मरें, बस केवल मजदूर और किसान रह जाएं। रूपमणि ने समझ लिया आज आनंद तुलकर आया है। उसने भी जैसे आस्तीन चढ़ाते हुए कहा, तो तुम क्या चाहते हो? कि जमींदार, वकील और व्यापारी गरीबों को चूस चूस कर मोटे होते जाएं, और जिन सामाजिक व्यवस्थाओं में ऐसा महान अन्याय हो रहा है उनके खिलाफ जबान तक भी न खोली जाए। तुम तो समाजशास्त्र के पंडित हो, क्या किसी अर्थ में यह व्यवस्था आदर्श व्यवस्था कही जा सकती है? सभ्यता के 3 मुख्य सिद्धांतों की ऐसी दशा में किसी न्यूनतम मात्रा में भी व्यवहार हो सकता है? आनंद ने गर्म होकर कहा, शिक्षा और संपत्ति का प्रभुत्व हमेशा रहेगा और रहा है। हाँ, उसका रूप भले ही बदल जाता है। रूपमणि ने आवेश से कहा, अगर स्वराज आने पर भी संपत्ति का यही प्रभुत्व रहे और पढ़ा लिखा समाज यूं ही स्वार्थांध बना रहे, तो मैं कहूँगी ऐसे स्वराज्य का न आना ही अच्छा है। अंग्रेजी महाजनों की धन लोलुपता और शिक्षितों का स्वहित ही आज हमें पीछे डाल रहा है। जिन बुराइयों को दूर करने के लिए आज हम प्राणों को हथेली पर लिए हुए हैं, उन्हीं बुराइयों की क्या इस प्रजा के लिए सिर चढ़ाएगी? वो विदेशी नहीं स्वदेशी हैं। कम से कम मेरे लिए तो स्वराज का यह अर्थ बिल्कुल भी नहीं है कि जॉन की जगह गोविंद बैठ जाएं। मैं समाज की ऐसी व्यवस्था देखना चाहती हूँ जहाँ कम से कम विषमता का आश्रय न मिल सके। आनंद, यह तुम्हारी निजी कल्पना होगी। रूपमणि, तुमने अभी इस कल्पना के आंदोलन का साहित्य पढ़ा ही नहीं है। आनंद, न पढ़ा है न पढ़ना चाहता हूँ। रूपमणि, इससे राष्ट्र की कोई बड़ी हानि न होगी। आनंद, तुम तो जैसे वह रही ही नहीं, बिल्कुल तो काया पलट हो गई है तुम्हारी। सहसा डाकिये ने कांग्रेस बुलेटिन लाकर मेज पर रख दिया। रूपमणि ने अधीर होकर उसे खोला। पहले शीर्षक पर नज़र पड़ते ही उसकी आंखों में जैसे नशा सा छा गया। अज्ञात रूप से गर्दन तन गई और चेहरा अलौकिक तेज से दमक उठा।
उसने आवेश में खड़ी होकर विशंभर पकड़ लिए गए और उन्हें 2 साल की सजा हो गई। आनंद ने विरक्त मन से पूछा, किस मामले में सजा हुई है? रूपमणि ने कहा, विशंभर के फोटो को अभिमान की आंखों से देखते हुए। रानीगंज में किसानों की विराट सभा थी, वहीं पर पकड़ा गया है। आनंद, तो मैंने तो पहले ही कहा था 2 साल के लिए जाएंगे, जिंदगी खराब कर डाली। रूपमणि ने फटकार बताई, क्या डिग्री ले लेने से ही आदमी का सारा जीवन सफल हो जाता है? सारा ज्ञान, सारा अनुभव पुस्तकों में ही भरा हुआ है। मैं समझती हूँ संसार और मानवीय चरित्र का जितना अनुभव विशंभर को 2 सालों में हो जाएगा, उतना दर्शन और कानून की पोथियों से तुम्हें 200 वर्षों में भी न होगा। अगर शिक्षा का उद्देश्य चरित्र बल मानो तो राष्ट्र संग्राम में भी मनोबल जितने साधन हैं, पेट के संग्राम में कभी हो ही नहीं सकते। तुम यह कह सकते हो कि हमारे लिए पेट की चिंता ही बहुत है, हम उससे कुछ अधिक हो ही नहीं सकते। हम में न उतना साहस है, न बल, न धैर्य, न संगठन। तो मैं मान जाऊंगी, लेकिन जाति हित के लिए प्राण देने वालों को बेवकूफ़ बनाना मुझसे सहा नहीं जा सकता। विशंभर के इशारे पर आज लाखों आदमी सीना खोलकर खड़े हो जाएंगे। तुम में है जनता के सामने खड़े होने का हौसला? जिन लोगों ने तुम्हें पैरों के नीचे कुचल रखा है, जो तुम्हें कुत्तों से भी नीचा समझते हैं, उन्हीं की गुलामी करने के लिए तुम डिग्रियों पर जान देते हो। तुम इसे अपने लिए गौरव की बात समझो, मैं कुछ नहीं समझती। आनंद तिलमिला उठा, बोला, तुम तो पक्की क्रांतिकारिणी हो गई हो इस वक्त। रूपमणि ने उसी आवेश में कहा, अगर सच्ची खड़ी बातों में तुम्हें क्रांति की गंध मिले तो मेरा दोष नहीं। आज विशंभर को बधाई देने के लिए जलसा जरूर हो गया, क्या तुम उसमें जाओगी? रूपमणि ने उग्र भाव से कहा, जरूर जाऊंगी, बोलूंगी भी, और कल रानीगंज भी चली जाऊंगी। विशंभर ने जो दीपक जलाया है वह मेरे जीते जी बुझ न पाएगा। आनंद ने डूबते हुए आदमी की तरह तिनके का सहारा लिया। अपनी अम्मा और दादा से पूछ लिया है? पूछ लूँगी, और वह तुम्हें अनुमति भी दे देंगे। सिद्धांत के विषय में अपना आत्म आदेश ही सर्वोपरि होता है। अच्छा, यह नई बात मुझे मालूम हुई। यह कहता हुआ आनंद उठकर खड़ा हुआ और बिना हाथ मिलाए कमरे से बाहर निकल गया। उसके पैर इस तरह लड़खड़ाए थे कि मानो अब गिरा अब गिरा।